नोट नंबर 11 हुआ था। बैठिए पीछे, खड़ा मत रहो। ध्यान देंगे, पिछले क्लास में नोट नंबर 11 बताया गया था और जो लिखे थे उसको समझिए। हम लोगों ने पढ़ा था समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है और समान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। तो आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर कोई पिंड है, ऊपर बांध के लटकाया गया है और इस पर प्लस आवेश है, धन आवेश है। इसके बगल में एक और पिंड हम लोग लाए हैं जिस पर धन आवेश है। तो ये समान प्रकार का आवेश है। समान प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश भी कहा जा सकता है। अब कोई कहेगा ना सर हम दोनों पर माइनस ले लेंगे, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो याद रखेंगे कि जब समान प्रकार का आवेश रहेगा या सजातीय आवेश रहेगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये इस पर बल लगा के इधर भेज देगा, ये इस पर बल लगा के एक दूसरे से दूर भेज देगा। तो जब प्रतिकर्षण हो जाएगा तो ये उल्टा घूमेगा। देखिए जो तीर दिए हैं इस तरीके से दिए हैं, तो तीर देने का पर्पस क्या है? तो घूर्णन बताना है कि कोई चीज लटका हुआ है, हम एगो पिंड नजदीक ले गए तो दूर भागेगा नजदीक। तो दूर भागने के लिए रोटेशन कुछ इस तरीके से दिखलाया गया है। आते हैं इधर और यहाँ पर बतलाया गया है कि दोनों के बीच प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण किसके बीच होता है? सजातीय आवेश में। सजातीय किसको कहिएगा? समान प्रकार के आवेश को सजातीय कहेंगे। दोनों या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस। इधर आते हैं, एक और डायग्राम है, इसमें एक पिंड पर प्लस आवेश है और दूसरा पिंड जो इसके नजदीक हम ले गए हैं इस पर माइनस आवेश है। तो प्लस और माइनस के बीच क्या होता है? आकर्षण होगा। तो इसको सजातीय कहा जाए कि विजातीय आवेश कहा जाए? विजातीय। विजातीय मतलब अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस और इनके बीच आकर्षण होगा बालक। ये बगल वाले को आकर्षित करेगा, ये बगल वाले को आकर्षित करेगा। तो अगर हम इसके नजदीक ले गए तो वो आकर्षित हो रहा है, मतलब मेरे नजदीक आ रहा है। तो एरो को कुछ इस तरीके से दिखलाया गया है। तो एरो ये क्या दिखला रहा है? तो घूर्णन दिखा रहा है कि नजदीक ले गए तो दूर भाग रहा है, ठीक है, और माइनस वाला ले गए तो नजदीक आ रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर असमान प्रकार का आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा। असमान प्रकार के आवेश को आप कौन सा आवेश कहिएगा? विजातीय। ये असमान होता है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस। तो इसका लैंग्वेज पिछले क्लास में लिख चुके हैं हम लोग लिखे थे कि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है जबकि असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। डायग्राम बनाए थे वालों, डायग्राम बनाए। यहाँ से पहले ही डायग्राम बनाना है, बगल में जगह हो तो बेहतर है, नहीं तो नीचे बने। पहला जो डायग्राम है वो प्रतिकर्षण को सूचित कर रहा है और दूसरा जो डायग्राम है वो आकर्षण को दिखला रहा है। तो ये एक बार और रिपीट होगा जब हम लोग चुंबक वगैरह पढ़ेंगे, वहां भी ये सारा कंसेप्ट लेके आएंगे हम लोग।
पढ़ रहे हैं बालक, चैप्टर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसी का चौथा 5वां क्लास होगा। चलिए बन गया। नेक्स्ट अगले नोट पे है, नोट नंबर 12। चलिए अगले नोट में लिखा जाए, नोट नंबर 12 में लिखेंगे किसी पिंड पर आवेश का गणना, किसी पिंड पर आवेश का गणना निम्न सूत्र द्वारा, किसी पिंड पर आवेश का गणना निम्न सूत्र द्वारा, किसी पिंड पर आवेश का गणना निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। किसी पिंड पर आवेश का गणना निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए किसी पिंड पर कितना आवेश है, तो आवेश निकालने का एक तरीका है वाला सूत्र है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इधर किसी पिंड पर आवेश का निर्धारण करने का सूत्र है Q बराबर प्लस माइनस NE, Q बराबर प्लस माइनस NE। इस सूत्र की सहायता से किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण करते हैं या आवेश का मात्रा निकालते हैं। तो ये क्या है बालक, प्लस और माइनस क्या सूचित करेगा, तो ऋण आवेश धन आवेश को। ये कैपिटल Q क्या है, तो पिंड पर उपस्थित कुल आवेश है। N क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, तो विद्युत आवेश। तो इलेक्ट्रॉन को ही आवेश कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी सूत्र की सहायता से हम डिसाइड करेंगे किसी पिंड पर कितना आवेश है। तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद एग्जांपल पे हम आ जाएंगे। लिख लीजिए कैपिटल Q है, कैपिटल Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो ये जितना पढ़ रहे हैं हम लोग, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है। चलिए हो गया वाला। ये जरूर लिखेंगे कि कौन क्या है, कैपिटल Q क्या है, पिंड पर उपस्थित कुल आवेश है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश है। इसका वैल्यू ही वाला लिख लीजिएगा, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हटा इसको वाला। अब इससे संबंधित एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सर इस सूत्र कैसे यूज करेंगे, तरीका क्या होगा, एक एग्जांपल लिखे बोल दे रहे हैं। एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 1, दिए गए पिंड पर, उदाहरण बोल रहे हैं बालक, एग्जांपल लिखा जाए। एग्जांपल नंबर 1, दिए गए पिंड पर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिए गए पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, दिए गए पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें और डैश दे देंगे। अब आपको दे दिया गया कोई पिंड और पूछा गया कि बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए दो तरीका है, या तो हम कह देंगे कि हमारे पास एक पिंड है और इस पिंड पर एक कूलम्ब का आवेश है। ध्यान समझिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह दिया कोई पिंड है और इस पिंड पर एक कूलम्ब का आवेश है। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइए। ठीक है, या ये पूछा जा सकता है कि एक कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं सूत्र से। सूत्र होता है Q बराबर Ne होता है। अब यहाँ पर इस पिंड पर कुल आवेश कितना है, एक कूलम्ब। तो यहाँ लिख दिए एक कूलम्ब। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों का संख्या, तो इसको N छोड़ दिए क्योंकि यही तो निकालना है। आप पूछे हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए, तो N को छोड़ दीजिए क्योंकि यही निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखिए अभी लिखे हैं, तो अब इसके आगे माइनस रहेगा, आई माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। अब यहाँ पर जब n निकालिएगा तो टोटल कहाँ चला जाएगा, नीचे भाग में चला जाएगा, डिवीजन में। तो सबसे पहला काम किया हम कूलम्ब से कूलम्ब कटा दिए। तो बताइए जब संख्या आएगा तो संख्या अपने साथ मात्रक लेके आएगा, बिल्कुल नहीं। अब जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग केवल संख्या बताएंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई मात्रक नहीं होगा। अब यहाँ पर दशमलव हटा दिए बालक, तो दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा और नीचे से फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हम दशमलव हटा के ऊपर कितना भेज दिए, 10, और नीचे कितना है, 16। और ये जो 10 के पावर -19 है इसको ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस ऊपर जाके क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 10 में 16 से भाग दे दीजिए। तो 10 में 16 से भाग दीजिएगा तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने बोला कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना आ गया, तो 0.26625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपकी किताब में विकल्प नहीं रहेगा, ये भी सही है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या सही है, लेकिन जल्दी कैंसिल नहीं हो पाता है। तो इसको थोड़ा सा और हम चेंज कर लेंगे। हम दशमलव हटा के 1 लिख दिए और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 को 0 हो गया। ऊपर कितना जीरो है, 19 जीरो है, तो 1 जीरो कटा दिए तो 19 था, 1 कट गया तो कितना बचा, 18। अब 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव डाल दीजिए, तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव डाल दिए तो 6.25। 19 में से 1 कट गया तो कितना बचा, 18। तो आपके किताब के विकल्प में यही रहेगा, याद रखिएगा। ये भी गलत नहीं, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में ज्यादा हम लोग इसी का यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप कह सकते हैं सर एक कूलम्ब में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी का दिमाग यही कहेगा कि दशमलव हटा के 2 जीरो लाएंगे और कटा देंगे, 16 जीरो बच जाएगा, वो भी सही है। अगर किसी का दिमाग ये कहे कि सर यहाँ पे आप 1 को कटाए हैं तो 3 को कटा दीजिए, तो 3 को कटाइएगा तो कितना होगा, 16 को होगा। तो ये भी सही है, 16 लेके आइएगा, वो भी सही है और ये भी सही है। लेकिन आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन में यही आपको दिखेगा। तो अगर कोई पूछे कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, अब बताएंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब एक कूलम्ब में अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या मालूम चल गया तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2 कूलम्ब में बताइए, तो 2 से गुना कर देंगे। 5 कूलम्ब में बताइए, 5 से गुना कर देंगे। 100 कूलम्ब में बताइए तो 100 से गुना कर दीजिएगा। तो 100 से गुना कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आएगा बालक, तो नीचे वाला 100 इससे कट जाएगा तो कितना हो गया, 625 गुने 10 का पावर 18। बाकी तो हल करने वाला विषय है, आप हल करके उसको निकालिएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल में इसी को लिखना है जो हम लोग लिखे हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा कि एक कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, और यहां से निकालना हम लोग शुरू करेंगे। सर कोई एक पिंड है जिस पर एक कूलम्ब का आवेश है, हमसे इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा गया है। लिख लीजिएगा।
अब यहाँ से अगर एक कुलम्ब का आवेश मालूम चल गया, फिर जितना आपसे पूछा जाए आप बता सकते हैं। चलिए हटा दिया जाए इसको। हो गया बालक। ये भी लिख लीजिएगा दोनों, एग्जाम्पल 2, 3। चलिए आगे कंटिन्यू करें। आगे बढ़ा जाए। कितना नोट था बालक? 11। नोट नंबर 12 में लिखेंगे। 12 था, 13 लिखिए, हटा दिया जाए। नोट नंबर 13, नोट नंबर 13। तो देखिए इसमें क्या लिखने वाले हैं कि कोई तत्व है, कोई पिंड है, अपने पास से कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो इस पे कल ही बात हुआ था कि कोई भी तत्व जो होता है अपने अंदर उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहिएगा? तो बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो लिखा जाए नोट नंबर 13 में पिंडों के नोट नंबर 13 में लिखेंगे पिंडों के आवेशन के क्रम में, पिंडों के आवेशन के क्रम में, पिंडों के आवेशन के क्रम में, आवेशन के क्रम में, आवेशन मतलब आवेशित करने का जो प्रक्रिया होता है कि आप दो पिंड को घर्षण करा के किसी को आवेशित कर दिए,
तो पिंडों के आवेशन के क्रम में संयोजी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आवेशन के क्रम में संयोजी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब एक तत्व से दूसरे तत्व पर, एक पिंड से दूसरे पिंड पर, या दूसरे पिंड से पहले पिंड पर। अब देखिए, समझिए थोड़ा सा। ऑक्सीजन ले लिया अलग, कल भी उदाहरण में दिया गया था। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। अब कहा गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए, विद्युतीय विन्यास। तो विद्युतीय विन्यास अगर देखा जाए तो ये होगा आपका 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बताइए, तो याद रखेंगे 4 इसके पास है, 2 इसके पास है। टोटल बाह्यतम कक्षा में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। और किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेना होगा तो यही 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इससे अधिक ही नहीं दे सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है बताइए, तो आप एक लाइन में बोलेंगे कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब ये भी बताया गया था संयोजकता के बारे में। तो संयोजकता क्या होता है? कोई भी तत्व अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को ले ले या जितना इलेक्ट्रॉन को दे दे, वही उसका संयोजकता है। तो आप देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास है, तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि दे देगा? ले लेगा, क्योंकि मेजॉरिटी इसके पास है, ज्यादा संख्या इसके पास है। तो याद रखेंगे ऑक्सीजन जो होता है एक ग्राही नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। तो ग्राही नेचर वाला कैसा होगा? माइनस में। तो पहले यहाँ माइनस दे दिए। माइनस ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और यहाँ पर 2 क्या बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये अष्टक कंप्लीट कर लेगा, और जब अष्टक कंप्लीट कर लेगा तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा, स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्लियर है बालक? तो इसको एग्जाम्पल में लिख लिया जाए। ये जो अभी लिखे थे ना, इसी का एग्जाम्पल लिखेंगे नोट नंबर 13 में। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है संयोजी, क्लोरीन के पास कितना होता है? 7। क्लोरीन का संयोजकता -1 होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक कंप्लीट करेगा, इसका मतलब पहले से कितना इलेक्ट्रॉन रखा है? 7। तो याद रखेंगे क्लोरीन के पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है कहीं आने जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट नोट नंबर 14 लेंगे। चलिए नोट नंबर 14, नोट नंबर 14 देखा जाए। कह रहा है कि आवेश एक अदिश राशि होता है। तो बताइए अदिश और सदिश 11th में पढ़ना था। अदिश क्या है? तो सर जिसके पास परिमाण हो परंतु दिशा ना हो, उस राशि को अदिश कहा जाता है। सदिश कब होता? जब परिमाण होता, दिशा होता, और उसका एक और नियम है, योगफल में त्रिभुज के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सदिश है नहीं,
ये किसी नियम का पालन करेगा नहीं, तो अदिश के पास क्या होता है, केवल परिमाण होता है। तो याद रखेंगे कि वे सभी भौतिक राशियां जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो तथा योगफल में त्रिभुज के योगफल के नियम का पालन करता है, वो सदिश राशि है। और वे सभी भौतिक राशियां जिसके पास केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो इन सभी राशियों को क्या बोलेंगे, अदिश राशि। अब उदाहरण देखिए कि कह दिया कि 2 कूलम, तो 2 कूलम में आपको मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, किस दिशा में गतिशील है। इसमें कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरब में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पश्चिम में जा रहा है, नहीं, या किसी भी तरीके का डायरेक्शन का मेंशन नहीं है। खाली दिया है कि इस पिंड में, इस एलिमेंट में 2 कूलम आवेश है। तो समझ गए कि इसके अंदर है, लेकिन उसका कोई दिशा नहीं होता है। आप बैठे हैं तो आपका कोई डायरेक्शन नहीं है। जब चलिएगा, जब किसी दिशा में गतिशील हो जाइएगा, तब हम बोलेंगे कि पूरब में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। लेकिन अगर बैठा हुआ है तो इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि अगर कोई कह दे कि हमारे इस पिंड में 2 कूलम आवेश है, तो ये 2 कूलम इस संख्या है, इसी को परिमाण कहते हैं। इसके पास कोई दिशा नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि बताइए आवेश सदिश है कि अदिश है। तो याद रखेंगे अदिश है। क्यों अदिश है, इसके पास केवल परिमाण होता है। चलिए लिख लीजिए इसको, नोट नंबर 14 में लिखेंगे, आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश एक अदिश राशि होता है। अदिश मतलब जिसके पास परिमाण हो परंतु दिशा न हो। आवेश एक अदिश राशि होता है और जिस तरीके से बनाया हुआ है बना लीजिए सब। हो गया, वाला बन गया। चलिए ये नोट नंबर 14 था। आगे नोट नंबर 15 में लिखते हैं। नोट नंबर 15 में लिखा जाए, 2 पिंडों को, नंबर 15 में लिखा जाए, 2 पिंडों को आपस में, 2 पिंडों को आपस में रगड़ने पर, 2 पिंडों को आपस में रगड़ने पर, आपस में रगड़ने पर दोनों पिंडों पर विपरीत प्रकार के आवेश, दोनों पिंडों पर विपरीत प्रकार के आवेश, दोनों पिंडों पर विपरीत प्रकार के आवेश एक साथ, विपरीत प्रकार के आवेश एक साथ उत्पन्न होते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं। हो गया वाला। अब देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे नेचर में कोई पिंड उदासीन होता है। जैसे कोई पेन उठा लीजिए और आपसे पूछे कि बताइए इसमें टोटल आवेश कितना है, तो कितना बताइएगा, 0। आवेश 0 क्यों है इस पर, क्योंकि ये किसी के संपर्क में नहीं है। याद रखिएगा हम लोग नोट लिखे थे कि कोई विलगित निकाय, विलगित मतलब जो किसी के संपर्क में नहीं हो, हमेशा उदासीन होता है। तो उदासीन का मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। उदासीन का मतलब ये होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है वाला। और पीछे वाला अगर एग्जांपल ले ले हम लोग चार्ज वाला, तो ये हमको बताइए कि अगर कोई कह दिया ऑक्सीजन और 8 लिख दिया और यहाँ पर 16 होता है, आप जानते हैं, तो अब बताइए ये आवेशित है कि उदासीन है? उदासीन है, इसमें कोई आवेश अभी नहीं है। कारण क्या है, तो कारण सुन लीजिए, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है।
और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या होता है। तो अब जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इस 16 गो में दोनों है, तो अगर 8 गो प्रोटॉन हो गया तो न्यूट्रॉन कितना बचेगा? 8। तो बताइए कि अगर कहा गया कि इस ऑक्सीजन पर 8 गो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ले लिए, और 8 गो प्रोटॉन है तो प्लस ले लिए, जोड़िएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 0। तो याद रखिए ये उदासीन है। ये कब आवेशित होगा? कब आवेशित होगा? तो अगर कोई लिख दे ऑक्सीजन के ऊपर लिख देगा कि ऑक्सीजन है -2, अब यह आवेशित हो गया। इस पर 2 गो अधिक इलेक्ट्रॉन है, जितना होना चाहिए उससे 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो -2 का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन अधिक रखा है अपने पास। अगर कहीं पर हो जाएगा 4- 4 गो इलेक्ट्रॉन रख लिया, 1- तो 1 गो इलेक्ट्रॉन रख लिया। तो जितना ये अधिक इलेक्ट्रॉन रखेगा उसको हम लोग माइनस के साथ दर्शाएंगे। कोई दिक्कत वाला समझने में? तो अपने आप में सभी पिंड क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन, तो पिंड क्या हो जाएगा? उदासीन। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा बताइए अगर कोई कहे कि हम प्लस आवेश उत्पन्न करेंगे माइनस नहीं, तो संभव है बालक? नहीं संभव है। आवेश जो होता है हमेशा जोड़ा में उत्पन्न होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस। अब सामने देखिए एग्जांपल है, आपके सामने दिया हुआ है कि एक प्लस उत्पन्न हुआ है, +2 है, एक -2 है, तो जोड़ा सही है? तो बिल्कुल। +2 का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो 2 दिया है तो 2 ले लिया है, तो सही है बालक, सही पेयर है। ये सही है बालक? बिल्कुल गलत है। इस 5 को देगा तो 3 को कहां से लेगा? इसके पास -5 होना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पर -4 + 6 ये भी गलत है। यहाँ पर चिन्ह तो उल्टा है लेकिन परिमाण समान नहीं है बालक, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बताइए, तो यहाँ पर चिन्ह भी समान है और परिमाण भी विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इसमें बताया जाए सही है, कारण ये चिन्ह विपरीत है और परिमाण क्या है? समान है बालक। ये सही है? गलत है। इसके नीचे गलत, ये वाला बना लीजिए। उदाहरण में इसी नोट का पार्ट है, एग्जाम्पल में लिखते हैं। चलिए हो गया बालक। नोट नंबर 16। नोट नंबर 16, नोट नंबर 16 बालक, और हेडिंग दिया जाए विद्युत स्थैतिक सारणी। नोट नंबर 16 में हेडिंग देंगे विद्युत स्थैतिक सारणी। विद्युत स्थैतिक सारणी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहा जाता है। विद्युत स्थैतिक सारणी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। हो गया। अब सवाल ये है सर ये विद्युत स्थैतिक सारणी होता क्या है? तो ध्यान देंगे, अगर यहां पर हम लिख दे NaCl सोडियम क्लोराइड,
तो आप लिख देते हैं आयन के पद में कि Na+Cl-। ध्यान देंगे। तो आपको कैसे मालूम चल गया कि सोडियम डोनर है और क्लोरीन एक्सेप्टर है, ग्रहण करने वाला? तो आप इसके विद्युतीय विन्यास से सीखे हैं। विद्युतीय विन्यास में मालूम चला था कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके स्थायी हो जाता है और ई जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी होता है। तो इस तरीके से समझ गए। लेकिन अगर उदाहरण में कह दिया जाए कि किसी प्लास्टिक को, ध्यान देंगे, किसी प्लास्टिक को किसी रेशम के साथ रगड़ा गया, तो बताइए कौन धनावेशित कौन ऋणावेशित? तो अब यहाँ पे आप नहीं बता सकते हैं, सुन लीजिए, क्योंकि हमारे नेचर में बहुत सारा पिंड है। ठीक है, आपका फर होता है, आप बिल्ली का खाल ले सकते हैं, स्किन ले सकते हैं हम लोग। तो हर पिंड के पास कुछ ना कुछ आवेश होता है और आवेश किसी पिंड पर उत्पन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। किसी के साथ घर्षण कर दीजिए, आवेशन का क्रिया हो जाएगा, आवेश उस पर उत्पन्न हो जाएगा। तो याद रखेंगे, हम नहीं जानते हैं कि कौन धनावेशित है कौन ऋणावेशित। तो जब इसका प्रयोग किया जा रहा था, जब आवेश के बारे में बताया जा रहा था, तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारा पिंड इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सबको एक दूसरे के साथ घर्षण करवाया गया और घर्षण करा के देखा गया कि किसमें आकर्षण का गुण है, किसमें प्रतिकर्षण का गुण है। आपको आगे चल के एक डिवाइस बताएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। उसको विद्युतदर्शी कहा जाता है। उससे मालूम चल जाएगा कि पिंड आवेशित है कि उदासीन। जैसे हम 2 कलम उठा लिए और आपको दे दिए कि बताइए ये आवेशित है कि उदासीन। अब आप देख के थोड़े बता दीजिएगा, हो सकता है कि हम पहले से रगड़ के लाए हम, है ना जी, आपके सामने नहीं, पहले से हम रगड़ दिए। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए ये आवेशित है कि उदासीन, तो आप तो कह दीजिएगा उदासीन है। तो आवेशित होगा तो क्या आपको दिखेगा कि आवेशित है? नहीं बालक। तो हम कैसे पहचानेंगे ये आवेशित है कि नहीं? तो इसको बताने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। With the help of electroscope, we can identify that body is charged or not. इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम बता सकते हैं कि दिया गया पिंड आवेशित है या अनावेशित है। और ये बताने का तरीका क्या है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण विधि द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि पिंड पर आवेश है कि नहीं है। कोई दिक्कत बालक? तो सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। उस लिस्ट में बहुत सारा तत्व का पिंड का नाम लिखेंगे कि जब 2 पिंड को एक साथ घर्षण करेंगे तो जो सारणी में ऊपर लिखेंगे वो हमेशा धनावेशित होगा और जो सारणी में नीचे होगा वो कैसा होगा? ऋणावेशित। तो धनावेशित का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कि देने वाला? देने वाला। और ऋणावेशित मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। तो पहले इसको कुछ लाइन लिखकर परिभाषित कीजिए। पर विद्युत स्थैतिक सारणी को परिभाषित करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, विद्युत स्थैतिक सारणी परिभाषित किया जाए, लिखेंगे विद्युत स्थैतिक सारणी। विद्युत स्थैतिक सारणी पदार्थों का, विद्युत स्थैतिक सारणी पदार्थों का वह क्रम है। विद्युत स्थैतिक सारणी पदार्थों का वह क्रम है, वह क्रम है जिसमें किसी 2 पिंडों को, जिसमें किसी 2 पिंडों को, जिसमें किसी 2 पिंडों को आपस में, जिसमें किसी 2 पिंडों को आपस में घर्षण कराया जाता है, जिसमें 2 पिंडों को आपस में घर्षण कराया जाता है, आपस में घर्षण कराया जाता है, तो सारणी में घर्षण कराया जाता है। तो सारणी में उपस्थित, तो सारणी में उपस्थित ऊपर वाला पिंड, तो सारणी में उपस्थित ऊपर वाला पिंड, तो सारणी में उपस्थित ऊपर वाला पिंड धनावेशित होता है। तो सारणी में उपस्थित ऊपर वाला पिंड धनावेशित होता है, ऊपर वाला पिंड धनावेशित होता है तथा सारणी में उपस्थित
नीचे वाला पिंड तथा सारणी में उपस्थित नीचे वाला पिंड ऋणावेशित होता है तथा सारणी में उपस्थित नीचे वाला पिंड ऋणावेशित होता है तथा सारणी में उपस्थित नीचे वाला पिंड ऋणावेशित होता है। कोई दिक्कत वाला? अब बहुत सारे पदार्थों का, बहुत सारे पिंडों का नाम लिखना है और याद रखेंगे कि जो ऊपर वाला होगा धनावेशित होगा और नीचे वाला सारणी में क्या होगा? ऋणावेशित। क्लियर है? अब इस पे विशेष बात अगले क्लास में होगा। यहीं पर समाप्त किया।